नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप किसी झूठ को लाख कोशिश करें छुपाने की, वो छुपती नहीं है। और यही वाकया प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ कि वो लाख कोशिश करते रहें कि उनके अंदर की जो बातें हैं, वो किस तरह से शासन को संचालित करते हैं, उनकी जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसमें वो किस तरह का बिहेव करते हैं, वार्ताव करते हैं, बाहर न निकले। हालांकि कई वाक्यों पे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी इस देश को कह चुके हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं। वो डिक्टेटर मेंटेलिटी के आदमी हैं। इस देश में वो तानाशाही को प्रश्रय दे रहे हैं और स्थापित करना चाहते हैं केंद्र में, जैसे चीन में है, जैसे रूस में है, जैसे उत्तर कोरिया में है। कहीं न कहीं उसी तरह से मिलता जुलता शासनिक सिंबल वो भारत में भी स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन एक और खुलासा उसी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी माने जाने वाले एक आईएएस ऑफिसर, जो उनके साथ लंबे वक्त तक काम किया है, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, शिक्षा विभाग हो या कोयला मंत्रालय हो, इन सब विभागों में, मंत्रालयों में ये लगातार कई वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम किया है। और उन्होंने बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। अब दोस्तों, अनिल स्वरूप जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और मोदी जी के साथ कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि मोदी जी लाल किला के प्राचीर से कई बातें गलत बोल गए। जी हाँ, कई बातें फैक्चुअली गलत बोल गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। न कोई कैबिनेट मंत्री रोक पाया, न मंत्रिमंडल के कोई सदस्य रोक पाया, न उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रोक पाया। उन्होंने कहा कि हमने नृपेंद्र मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनसे कहा कि सर ये फैक्चुअली गलत बोल रहा है, आप इसे रोकिए। इस देश को ये संबोधित कर रहा है और तथ्य गलत बोल रहे हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें टोक सके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी की हिम्मत इस वजह से नहीं होती है क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस देश का जो बादशाह है वो किसी की सुनता नहीं है। दोस्तों, अनिल स्वरूप जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने जो बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में कहा, वो कहीं न कहीं सत्य प्रतीत होता नजर आता है। उसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करने के क्रम में कई चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट बोली है, उनका तथ्य झूठा था, मिसलीड करता था इस देश को। और इसी वजह से जैसे आप देखें तो हेल्थ केयर में उन्होंने जो फैक्ट बताए हैं वो गलत बताए हैं। उसके बाद आप देख लें कि टॉयलेट जो गांव में, शहरों में टॉयलेट की एक योजना थी, उसके बारे में जो उन्होंने डाटा प्रेजेंट की वो फैक्चुअली गलत थी। आगे फिर देख लें तो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने इस देश को डेटा या फैक्ट बताई, वो गलत थी, फैक्चुअली गलत थी। उसी तरह एमएसएमई सेक्टर में जो डेवलपमेंट को लेकर के जो पैसा उस पर खर्च किया गया है, उसके बारे में जो उन्होंने बताई वो फैक्चुअली गलत थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सत्य प्रतीत होती है कि प्रधानमंत्री इस देश के सबसे प्रथम मुखिया माने जाने वाले, राष्ट्रपति तो औपचारिक होता है, उसके बाद तो इस देश को यदि कोई लीड करता है तो वो प्रधानमंत्री ही करता है। उनके पास ही सारी ताकतें और पावर होती है और पूरी मंत्रिमंडल के एडवाइस पे ही राष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति के पास एक तरह से 9 के बराबर शक्तियां होती है और वो मंत्रिमंडल जो उनको रिकमेंड करती है, जो एडवाइस देती है, उसी के आधार पर, और पूरे मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इस मायने में इस देश के सबसे ताकतवर इंसान यदि कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और मोदी जी इस देश को जो सूचनाएं दे रहे हैं, जो संबोधित कर रहे हैं, वो फैक्चुअली गलत कर रहे हैं। और इसी तरफ अनिल स्वरूप जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि हम उनके साथ कई वर्षों तक लगातार काम किया है और वो किसी की सुनता नहीं है। उनको जो मन आता है
अनाप शनाप बोलते रहता है, और यदि वो गलत बोलता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई टोक दे। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी की जो टेंडेंसी है, मोदी जी की जो डिक्टेटर या तानाशाह मानसिकता है, वो पहली बार उजागर हुई है या लोग पहली बार उससे परिचित हुए हैं। वो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उसी वक्त से उनकी ये मेंटेलिटी झलकती रही है कि वो किस मेंटेलिटी के आदमी हैं। ये जगजाहिर है, लोग जानते हैं। जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, अटल जी उस वक्त बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, अटल जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और अटल जी की हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर पद से बर्खास्त करें। इतनी बड़ा बवंडर था कि देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत की जगहसाई हुई, पर अटल जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करें। गुजरात के लोग भी ये जानते हैं, पर वो डर के साये में जी रहे हैं, और इसी वजह से वो खुल के नहीं बोलते हैं कि कहीं न कहीं मोदी जी किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। दिल्ली में 2 व्यक्ति थे जो हिम्मत रखते थे मोदी जी को कुछ कहने का, कुछ एडवाइस देने का। एक अटल जी थे जो अब रहे नहीं, और जो दूसरा थे वो नितिन गडकरी हैं। और हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी को किस तरीके से मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे अपना व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी मानते हुए, अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे थ्रेट मानते हुए उनको किस तरीके से साइडलाइन किया है। एक तरह से एक एक करके उनके सारे पर को कतर दी गई है। उनके पास 5 मंत्रालय था, एक एक करके उनसे 4 मंत्रालय ले ली गई है, और उनके पास अब मात्र 1 मंत्रालय बचा हुआ है। और न ही राजनाथ सिंह, अब बाकी और तो कोई कहा ही नहीं जा सकता, उनसे तो कोई सीनियर है ही नहीं। राजनाथ सिंह अभी उनसे सीनियर मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो मोदी जी को कुछ कहें, और मोदी जी इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं कि कोई हमें किसी भी चीज में रोके टोके। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो गुजरात का जो तानाशाह था, वही तानाशाह आज के डेट में भारत का प्रधानमंत्री है, और वो भारत का तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है। कई लोग इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि संभवतः हो सकता है कि जिस तरीके से चीन में, रूस में या उत्तर कोरिया में तानाशाह है, संविधान को बदल के अपने लिए परमानेंट एक सॉल्यूशन निकाला और ताउम्र ताजीबन सबसे पावरफुल कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था कर ली। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के अंदर डर है। उन्होंने जिस तरीके से गुजरात में और दिल्ली में शासन विगत 20-22 सालों से किया है, उससे उनके इतने प्रतिद्वंदी हो गए हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि यदि वो सबसे ताकतवर पद पे नहीं बने रहेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनको घसीट के कोर्ट में ले जाई जाएगी और उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसी वजह से कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो संविधान में इस तरह का संशोधन कर सकते हैं, जिस तरीके से रूस में है, जिस तरीके से चीन में है, जिस तरीके से उत्तर कोरिया में है। और ये वक्त मुस्तकबिल की है, ये वक्त हमारे नए जनरेशन के लिए है। इसीलिए कुछ वक्त निकालिए, ठहर के इस पे सोचिए। आप बीजेपी का सपोर्टर हो सकते हैं, आप मोदी जी का सपोर्टर हो सकते हैं, आप किसी का सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। इस देश को जरूरत एक संविधान की है, जिसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट की थी। क्या आज उस संविधान को खतरा है? और ये आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि देश जिस तरफ करवट लेता हुआ दिख रहा है, क्या वाकई में जो लोग आशंकाएं जता रहे हैं वो सच होगा? और यदि ऐसा सच होता है तो इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्दिन कुछ नहीं हो सकता है। आज भाजपा के अंदर भी इस बात का जिक्र होता है, लोग इस बात से चिंतित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मोदी
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे बैठने के बाद संविधान में कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन अपने लिए निकाल ले जो ताउम्र सबसे पावरफुल कुर्सी पे वो बने रहे। और इसी यही वजह है कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में ये जितने भी छत्रपक हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, जितने भी जो स्टेट हो या केंद्र में रविशंकर प्रसाद हो, राजनाथ सिंह हो, ये सभी लीडर आज एक तरह से गोलबंद हैं कि मोदी कुछ ऐसा कदम न उठा ले जो एक लंबे वक्त तक बीजेपी पे कलंक या धब्बा थोप दे। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1977 में इस देश पे आपातकाल थोपी थी और वो एक काले अध्याय के तौर पे कांग्रेस को याद किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए प्लीज वक्त निकाले, अभी वक्त है, इस पे सोचे क्या वाकई में जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है वो मोदी जी करने जा रहे हैं। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।